हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बातचीत करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। अंडर फिजिकल प्रॉपर्टीज हम अल्कोहल्स के फिजिकल स्टेट के बारे में बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे, इनके एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, एज वेल एज इनकी टॉक्सिसिटी के बारे में भी बातचीत करेंगे। इन सभी पॉइंट्स को मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान दें तो ये होता है आपका फिजिकल स्टेट, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, एसिडिक कैरेक्टर, एज वेल एज टॉक्सिसिटी। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज फिजिकल स्टेट। अच्छा भाई, यहाँ पर बेसिकली ये देखा जाता है कि जो आपके लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल्स होते हैं जिनके पास में 1 कार्बन से 11 कार्बन होते हैं, वो होते हैं आपके लिक्विड स्टेट में। चलिए इस सेंटेंस को लिख देता हूं, मैं फर्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया बेसिकली लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल, लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल्स हो गया भाई, ठीक है। जिनके पास में 1 कार्बन से 11 कार्बन होते हैं तो बेसिकली क्या होते हैं, ये होते हैं कलरलेस हो गया, लिक्विड होता है भाई, कलरलेस लिक्विड होते हैं, ठीक है भाई, ये पॉइंट हो गया। अगर मैं सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करूं तो बेसिकली होता है कि जो हायर मेंबर ऑफ अल्कोहल्स होते हैं जिनके पास में 11 कार्बन से ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट होते हैं तो वो होते हैं आपके वैक्स लाइक सॉलिड। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट लिख देता हूँ, हायर मेंबर ऑफ, ये हो गया हायर मेंबर ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है, हायर मेंबर ऑफ एल्कोहल्स जिनके पास में अबव C11 होता है, कार्बन 11 होता है, तो बेसिकली वो होते हैं वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, इनको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है भाई। जैसे आपका मोम हो गया, मोम की तरह सॉफ्ट होते हैं, ठीक है भाई, ये पॉइंट हो गया। तो जिनके पास में 1 कार्बन से 11 कार्बन होता है अल्कोहल के पास में, वो होते हैं लिक्विड स्टेट में, और 11 कार्बन से अगर ज़्यादा कार्बन होते हैं तो बेसिकली वो हो जाते हैं आपके सॉलिड स्टेट में, ठीक है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिख देता हूँ, सेकंड पॉइंट हो गया भाई। तो सॉल्युबिलिटी में बेसिकली ये देखा जाता है जो आपके लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल्स होते हैं तो वाटर के साथ में इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू हायर मेंबर ऑफ अल्कोहल्स। मतलब है कि यहाँ से हम एक सेंटेंस निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अल्कोहल्स में इंक्रीज होते जाते हैं वैसे वैसे इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर के साथ में डिक्रीज होती जाती है। तो चलिए इस सेंटेंस को लिख देते हैं, एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ alcohols in waters decreases, ठीक है भाई, ये डिक्रीजेज होता है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। तो जैसे जैसे एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होता है तो वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स वाटर के साथ में डिक्रीज होने लगती है, बिकॉज जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज होती है, कार्बन चेन क्या होता है भाई, नॉन पोलर इन नेचर होता है, वाटर क्या होता है, पोलर बाई नेचर। तो मतलब है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ नॉन पोलर के साथ में तो होती नहीं है, तो यही रीजन है कि नॉन पोलर ग्रुप इंक्रीज होने की वजह से अल्कोहल की जो हायर मेंबर ऑफ अल्कोहल्स होते हैं वाटर के साथ में उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है भाई। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो बेसिकली जो फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ अल्कोहल सीरीज होते हैं, जैसे मेथनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, एथनॉल हो गया, ठीक है भाई। तो ये जो फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ अल्कोहल्स होते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर के साथ में बहुत ही ज़्यादा होती है क्योंकि इनमें नॉन पोलर ग्रुप बहुत ही कम होता है और ये आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ में बना सकते हैं। तो यही रीजन है इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इस पॉइंट को भी लिख देते हैं, फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ अल्कोहल्स, ये हो गया भाई, फर्स्ट 3 member of alcohols are highly soluble in waters due to the formation of hydrogen bonding, ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हो गया भाई, ये आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ में बना लेते हैं, इस वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। चाहिए तो इसी पार्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हो गया CH3OH, ठीक है, मेथनॉल हो गया। अगर एथनॉल के बारे में बात करें तो ये CH3CH2OH हो गया, ठीक है। प्रोपेनॉल के बारे में बात करें CH3CH2 और ये CH2OH हो गया। इसके बाद में ये आपका ब्यूटेनॉल हो जाएगा, CH3CH2 और ये CH2 हो गया और ये OH हो जाता है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया भाई। अब देखिए, अगर मैं इधर से इधर मूव करता हूँ
ठीक है भाई, ठीक है। अगर आप इधर से इस साइड मूव करेंगे तो देखिए यहाँ पर कार्बन चेन क्या हो जाता है, बहुत कम है, बढ़ने लगा, कार्बन चेन बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ने लगता है तो नॉन पोलर ग्रुप भी इंक्रीज होने लगता है। इसमें देखिए नॉन पोलर ग्रुप बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो नॉन पोलर ग्रुप इंक्रीज होने की वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर के साथ में डिक्रीज होने लगती है, मतलब कि प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि ये ग्रुप बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने की वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर के साथ में कम होने लगते हैं। तो ये पार्ट आप यहाँ से डिटरमिन कर सकते हैं। मतलब है कि जितना लेस बल्की ग्रुप होगा या जितना लेस नॉन पोलर ग्रुप होगा तो वहाँ पर उन एल्कोहल की वाटर के साथ में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होने लगती है। ये पार्ट हो गया भाई। अच्छा, अब इसके बाद में अगर एक दूसरा पॉइंट भी हम डिस्कस कर लेते हैं आइसोमेरिक एल्कोहल्स के बारे में, ठीक है। आइसोमेरिक एल्कोहल्स, तो बेसिकली ये देखा जाता है कि जो आइसोमेरिक एल्कोहल्स क्या होते हैं, जिनके पास में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, जिनके पास में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। तो आइसोमेरिक एल्कोहल्स में जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होने लगती है तो उनकी वाटर के साथ में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होने लगती है, बिकॉज उनके वॉल्यूम में कमी आ जाती है। तो ड्यू टू डिक्रीज इन वॉल्यूम, जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होने लगती है तो उनकी बेसिकली सॉल्युबिलिटी वाटर के साथ में इंक्रीज होने लगती है। तो चलिए इस पॉइंट को मैं भी लिख देता हूँ। इन आइसोमेरिक एल्कोहल्स, इन आइसोमेरिक एल्कोहल्स, ठीक है भाई, इन आइसोमेरिक एल्कोहल्स द सॉल्युबिलिटी, या ऐसे एक सेंटेंस लिख सकते हैं, इन आइसोमेरिक एल्कोहल्स एज द ब्रांचिंग increases, as the branching increases their solubility increases या also increases, ठीक है, also increases, ठीक है भाई, due to decrease in their वॉल्यूम, ठीक है भाई, ड्यू टू डिक्रीज इन दियर वॉल्यूम, ये पार्ट हो गया। तो ड्यू टू डिक्रीज इन वॉल्यूम, इनके वॉल्यूम में कमी होने की वजह से बेसिकली इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगती है। चलिए इस पार्ट को अगर आप समझना चाहते तो ले लिए जाए। यहाँ पर हो गया आपका ब्यूटेनॉल हो गया, CH3 CH2 CH2, और ये आपका CH2 हो गया ना, OH हो गया, ठीक है भाई। अब मैं ब्रांचिंग शुरू कर देता हूँ। यहाँ पर हो गया CH3, ये CH3, ये CH, और ये हो गया CH2, और ये हो गया आपका OH। इसके बाद में हम ले लेते हैं CH3, ये C, और ये हो गया CH3, और ये हो गया CH3, और यहाँ पर हो जाता है OH। तो खासतौर से अगर आप देखें तीनों कंपाउंड्स में तो ये हैं आपके आइसोमेरिक अल्कोहल, बिकॉज सभी में आपके 4 कार्बन एटम ही प्रेजेंट है। 4 कार्बन हो गया भाई। तो अब देखिए अगर मैं इधर से इधर मूव करता हूँ तो बेसिकली होता क्या है कि ब्रांचिंग इंक्रीज होते जाती है तो इनका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम होने लगता है, और जैसे जैसे वॉल्यूम इनका कम होने लगता है तो इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर के साथ में इंक्रीज होने लगती है। तो बेसिकली इस पॉइंट को बेसिकली जस्टिफाई करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। तो यहाँ से जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होने लगती है तो इनकी वाटर के साथ में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होने लगती है। ये कंडीशन इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ आइसोमेरिक एल्कोहल, ठीक है भाई। अगर हम एल्कोहल एंड वाटर के वेट के बारे में अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो बेसिकली जो एल्कोहल्स होते हैं दे आर लाइटर देन वाटर। तो इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। चलिए यहाँ पर एक स्पेस है तो चलिए यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। एल्कोहल्स दे आर लाइटर देन H2, ठीक है, ये पॉइंट हो गया भाई। चलिए इसके बाद में हम लोगों ने अभी तक क्या कवर कर लिया, फिजिकल स्टेट के बारे में डिस्कस कर लिया, सॉल्युबिलिटी के बारे में बात कर लिया। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में बेसिकली बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट लगा रहता है। जैसे आपका मोलिकुलर वेट इंक्रीज होता जाता है तो वैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज होता है, वैसे वैसे कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होने लगता है। तो यहाँ पर हम एक सेंटेंस लिख सकते हैं। हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है भाई, कार्बन एटम्स इंक्रीजेस, ठीक है भाई, द बॉइलिंग पॉइंट of alcohols, ठीक है, increases, ठीक है भाई।
ये कंडीशन बेसिकली अप्लीकेबल है इन केस ऑफ स्ट्रेट चेन। जब कभी भी आपका स्ट्रेट चेन दिया हुआ तभी आपका अप्लीकेबल रहेगा, अगर ब्रांचिंग है वहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3OH हो गया, ये CH3CH2OH हो गया, ठीक है, CH3 और ये CH2 और ये CH2OH हो गया भाई। यहाँ पर ले लिया CH3CH2 और ये हो गया CH2OH हो गया भाई, ठीक है भाई। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होता जाएगा, इनका मोलिकुलर वेट इंक्रीज होता जाएगा और इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज होने लगता है, एज ए रिजल्ट इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होने लगता है। तो जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होता है तो मोलिकुलर वेट इंक्रीज होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, ठीक भाई। अगर मैं ब्रांचिंग के बारे में बात करूँ, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया भाई। अगर हम ब्रांचिंग के बारे में बात करें तो बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल से डिक्रीज होने लगता है जैसे जैसे इनमें ब्रांचिंग इंक्रीज होने लगता है, ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया। इनके सरफेस एरिया में डिक्रीज होने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होने लगता है जैसे जैसे इनमें ब्रांचिंग बेसिकली बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अल्कोहल्स, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स, द बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर सीधे मैं BP लिख देता हूँ, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स decreases due to increase in, या ऐसे लिख सकते हैं, as the branching in carbon chain increases due to decrease in their surface area, सरफेस एरिया हो गया भाई। ये पार्ट को अगर आप समझना चाहें तो जैसे हो गया CH3 CH2, ये CH2 और ये OH हो गया भाई, ठीक है। यहाँ पे एक और CH2 कर लेते हैं, ये CH2 और ये OH हो गया। इसके बाद में CH3, ठीक है, ये CH3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हो गया CH, ये हो गया CH2, ये हो गया OH। फिर इसके बाद में अगर हम ले लेते हैं टर्सरी अल्कोहल ले लेते हैं CH3, ये देखिए बहुत ही बल्कि कर दिया मैंने। तो बेसिकली इसमें अगर आप देखें तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा, इसका सरफेस एरिया और भी कम और इसका सरफेस एरिया और भी कम। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होने लगती है तो ड्यू टू डिक्रीज इन द सरफेस एरिया इनका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होने लगता है। तो इस पॉइंट को आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है भाई। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। तो होता क्या है बेसिकली, अगर आप देखें तो अल्कोहल्स में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भाई, हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो बेसिकली अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनका नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट अगर हम अदर कंपाउंड के साथ में कंपेयर करें, जैसे आपका ईथर हो गया, हेलोएल्केन्स हो गया, हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड कंपाउंड्स हो गए जैसे एल्केन्स हो गया, तो इन कंपैरिजन टू ईथर्स, हेलोएल्केन्स या एल्केन्स के साथ में अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। रीजन क्या होता है कि अल्कोहल्स में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेसिकली यहाँ पर एक सेंटेंस लिख सकते हैं कि अल्कोहल्स, ठीक है भाई, अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट than their corresponding ethers, ठीक है। एल्काइल हाइलाइट कर सकते हैं, एल्काइल हाइलाइट्स, ठीक है, और एंड एल्केन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो रीजन यही होता है कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल्स में होता है, इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो फोर्स होता है तो ये आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, एज ए रिजल्ट अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। इस पार्ट को अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये हो गया अल्कोहल कर दिया भाई, ठीक है, ROH। इसके बाद में दूसरा अगर मॉलिक्यूल लेंगे तो H, ये O, यहाँ से R हो गया, दूसरा और मॉलिक्यूल ले लेंगे तो ये हो गया भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होने लगता है, तो ये होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये पार्ट हो गया बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, मतलब फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं।
अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका एसिडिक करेक्टर ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? फोर्थ प्रॉपर्टी है। तो इसके बारे में हम फोर्थ पॉइंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड्स का एसिडिक करेक्टर डिटरमिन करने के लिए बेसिकली आप लोगों ने जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो बेसिकली इन दोनों इफेक्ट को यूज करके हम किसी भी कंपाउंड का एसिडिक करेक्टर बहुत ही आसानी से हम डिटरमिन कर सकते हैं। हाँ, ध्यान दीजिए भाई, बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिस किसी कंपाउंड में अगर रेजोनेंस होता है तो एसिडिक करेक्टर क्या होता है भाई? ज्यादा होता है। एक ये पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट अगर हम ध्यान दें तो बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली टू टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। किसी कंपाउंड में अगर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है तो एसिडिक करेक्टर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो चलिए एक दूसरा पॉइंट भी लिख देता हूं। अगर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट अगर ज्यादा होता है तो उस कंपाउंड का एसिडिक करेक्टर कम हो जाता है। इसका उल्टा अगर आप देखें तो अगर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट अगर ज्यादा होता है किसी कंपाउंड में तो उस कंपाउंड का एसिडिक करेक्टर क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। ये पॉइंट आप दिमाग में रखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और इनको यूज करके आप आसानी से अल्कोहल का एसिडिक करेक्टर निकाल सकते हैं। आप ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ जैसे हो गया CH3, ठीक भाई, OH हो गया, यहाँ पर हो गया CH3 CH2 OH हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया CH3 और ये CH2 और ये CH2 और ये OH हो गया भाई। ठीक है भाई, अब देखिए भाई, ये जो कार्बन चेन होती है तो ये क्या होता है? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो मतलब जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होता जाता है, ये जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते जाते हैं तो वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होने लगता है। मतलब है कि एसिडिक करेक्टर कम होने लगता है। तो मतलब है कि मेथनॉल का सबसे ज्यादा एसिडिक करेक्टर होगा इन कंपैरिजन टू एथनॉल, इन कंपैरिजन टू प्रोपेनॉल। ये पार्ट हो गया। मतलब है कि इसमें एसिडिक करेक्टर्स ज्यादा होगा। मतलब है कि इसमें से इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है तो कम लगा होता है, इनमें से इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से इनका एसिडिक करेक्टर कम हो जाता है। ये पार्ट हो गया भाई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बेसिकली वाटर के साथ में अगर मैं बेसिकली अल्कोहल का एसिडिक करेक्टर वाटर के साथ में कंपेयर करूँ तो जो अल्कोहल का एसिडिक करेक्टर होता है वाटर के कंपैरिजन में कम होता है। रीजन क्या होता है? चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये हो गया आपका जैसे वाटर मॉलिक्यूल हो गया भाई। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया CH3 CH2 और ये OH हो गया। ठीक है, अब इसके साथ में और आगे कंपाउंड ले लेता हूँ। जैसे हो गया आपका CH। ठीक है भाई, ये ट्रिपल बॉन्ड ये आपका CH हो गया। इसके बाद में मैंने अमोनिया ले लिया। ठीक है, इसके बाद में मैंने ले लिया CH3 और ये CH3 ले लिया भाई। अब ध्यान दीजिए, ये कई सारे कंपाउंड से ले लिए हैं। अब यहाँ पर मुझे कंपेयर करना है कि किसका एसिडिक करेक्टर सबसे ज्यादा होता है। अब ध्यान दीजिए भाई, इसमें अगर आप देखें तो इसमें क्या लगा हुआ है भाई? प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है। प्लस आई इफेक्ट मतलब है, प्लस आई इफेक्ट मतलब क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट लगा हुआ है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। एज ए रिजल्ट इसका एसिडिक करेक्टर कम हो जाता है। अब देखिए ये OH हो गया, ये OH लगा हुआ। ठीक भाई, इसमें क्या इंडक्टिव इफेक्ट लगा हुआ है? इसमें इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगा हुआ है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट लगा हुआ है। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट लगे होने की वजह से इसका जो एसिडिक करेक्टर हो जाता है कम हो जाता है। तो यही रीजन है कि बेसिकली जो वाटर मॉलिक्यूल होता है तो अल्कोहल के कंपैरिजन में इसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा रहता है। फिर इसके बाद में आपका ये हो गया, ये क्या है भाई? एल्काइन दिया हुआ है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिया। आप ध्यान दीजिए भाई, ये पार्ट हम कैसे डिटरमिन करते हैं इसका एसिडिक करेक्टर? पॉजिटिव नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से नहीं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस कार्बन के पास में यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए भाई? 3 सिग्मा बॉन्ड है। मतलब कि ये क्या हो जाएगा आपका sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। नो सॉरी, sp हो जाएगा। यहाँ पर केवल 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड। ये पार्ट लिख देता हूँ, 1 सिग्मा बॉन्ड ये हो गया और 1 सिग्मा बॉन्ड ये हो गया। तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि यहाँ पर 50% एस परसेंटेज करेक्टर आ जाता है। ठीक है, 50% एस करेक्टर आ जाता है। ये पार्ट हो गया। तो बेसिकली जितना ज़्यादा एस परसेंटेज करेक्टर होता है तो उसमें से उतना ही एसिडिक करेक्टर हो जाता है। तो यही रीजन है कि बेसिकली जो एल्काइंस होते हैं, एल्कीन एंड एल्केन के कंपैरिजन में एल्काइन का एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होता है। रीजन क्या होता है कि एस परसेंटेज करेक्टर इसमें से ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद में अगर हम यहाँ पर अमोनिया के बारे में बात करें तो ठीक है, अमोनिया और एल्केन के बारे में बात करें तो रीजन क्या होता है कि अमोनिया के पास में एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं। बेसिकली हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड के वीडियो लेक्चर में पढ़ा हुआ था कि एक्टिव हाइड्रोजन क्या होते हैं। एक्टिव हाइड्रोजन वो होते हैं बेसिकली जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फ्लोरीन के साथ में अटैच होते हैं, वो होते हैं आपके एक्टिव हाइड्रोजन। वो आसानी से निकल करके न्यूक्लियोफाइल बेसिकली जनरेट करते हैं। तो इसमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से इसका एसिडिक करेक्टर एल्केन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। ये पार्ट हो गया भाई, दिमाग में रखें। अच्छा, एक चीज़ और दिमाग में आपको रखना है, बेसिकली एक्सपेरिमेंटली जो आपका मेथनॉल होता है CH3OH, वाटर के कंपैरिजन में, H2O के कंपैरिजन में एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं एसिडिक करेक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो मेथनॉल का यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली मैं लिख सकता हूँ एक्सपेरिमेंटली। ठीक है भाई,
एक्सपेरिमेंटली क्या होता है कि मेथनॉल का, ओनली मेथनॉल, यहाँ पर एथनॉल नहीं हम कंपेयर कर सकते हैं, एथनॉल का वाटर के कंपैरिजन में एसिडिक करेक्टर कम हो जाएगा, परंतु मेथनॉल का जो एसिडिक करेक्टर होता है वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है एक्सपेरिमेंटली भी। रीजन क्या होता है कि इसका जो पीके का वैल्यू होता है 15.5 होता है और वाटर का जो पीके का वैल्यू होता है 15.7 होता है एक्सपेरिमेंटली। तो बेसिकली यहाँ से दिमाग में रखना है मेथनॉल का जो एसिडिक करेक्टर होता है वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। आप ये चीज़ आप लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा कि बेसिकली जैसे के ए की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है भाई, तो एसिडिक करेक्टर पी के की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और के की वैल्यू ज़्यादा होती है तो बेसिकली क्या हो जाता है, एसिडिक करेक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये पॉइंट आप दिमाग में रखें भाई। तो मतलब जिस किसी भी कंपाउंड का पीके का वैल्यू जितना ज़्यादा कम होता है उसका एसिडिक करेक्टर उतना ही ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर के की वैल्यू ज़्यादा होगी, के एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा, पीके की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर मेथनॉल का जो पीके का वैल्यू है तो कम है इन कंपैरिजन टू वाटर, तो इसका मतलब है कि इसका एसिडिक करेक्टर ज़्यादा, स्लाइट डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर इसमें नहीं होता है, परंतु स्लाइट वेरिएशन होता है, मतलब कि स्लाइटली मोर एसिडिक होता है। ये पार्ट हो गया। अच्छा भाई, अगर मैं रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहूँ, बेसिकली रेजोनेंस, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया साइक्लिक पार्ट ले लिया, ये हो गया आपका भाई फिनॉल हो गया, ठीक है, ये OH हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर मैं ले लिया CH3 और ये CH2 और ये OH हो गया, ठीक है भाई। अब देखिए भाई, अगर इन दोनों में मुझे कंपेयर करना है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक करेक्टर किसका है, अब ध्यान दीजिए, ये आपका अगर आप देखें तो अगर एसिडिक करेक्टर मतलब क्या है, हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। एसिडिक करेक्टर का मतलब क्या है कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन रिलीज करेगा, जो कंपाउंड हाइड्रोजन रिलीज करता है उसका एसिडिक करेक्टर होता है, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब ध्यान दीजिए भाई, इसमें अगर आप ये चीज़ देखना है कंपेयर करने के लिए कि किसका एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा, तो ये चीज़ आपको नोटिस करना है कि कौन सा कंपाउंड आसानी से हाइड्रोजन रिलीज करेगा। अब ध्यान दीजिए, इसमें अगर आप देखें तो ये आपका क्या लगा है, प्लस आई इफेक्ट लगा है, प्लस आई इफेक्ट लगा है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा, तो मतलब है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा चार्ज होने की वजह से ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, मतलब इस हाइड्रोजन को स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा, तो मतलब है कि इसका एसिडिक करेक्टर कम होने लगा। अब ध्यान दीजिए भाई, या वैसे भी हम बोल सकते हैं प्लस आई पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट लगा है, मतलब एसिडिक करेक्टर तो कम होना ही होना है। अब देखिए भाई, यहाँ पर इसमें अगर हम ध्यान दें, ठीक है, ये क्लोजनिंग है, अब देखिए बेंजीनिंग लगा हुआ है, खासतौर से इसमें अगर देखें तो कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस होता है। अगर इधर जाता हूं तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, ये पार्ट हम लोगों ने सीखा हुआ है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर दिया होता है तो वहां पर होता है रेजोनेंस। तो इन द सिमिलर पैटर्न यहाँ पे अगर आप देखें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, मतलब है कि ये पूरा पार्ट आपका रेजोनेंस में चला जाएगा, जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में चला जाएगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है डिक्रीज हो जाएगी, मतलब है कि हाइड्रोजन का निकलना बहुत ही आसान होता है। ये होता है आपका फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। जब कभी भी हम दूसरे वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिक अल्कोहल्स के बारे में, तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी के बारे में। तो ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, फिनॉक्साइड आयन होता है और आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। तो इसमें से रेजोनेंस की वजह से इसका जो एसिडिक करेक्टर होता है एथेनॉल के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा होता है। ये पार्ट हम लोगों ने पहले भी लिखा हुआ है, रेजोनेंस अगर ज़्यादा होता है तो उस कंपाउंड का एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो जाता है। तो ये पॉइंट हो गया, कुछ सर्टेन पॉइंट हो गए। हालांकि इस पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये पार्ट आपने और लोगों ने पहले भी सीखा होगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो जीओसी में सीखा होगा, तो वहाँ से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, बहुत ही इजी पॉइंट है। अच्छा भाई, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूँ, बेसिकली जो होता है टॉक्सिसिटी, तो जो अल्कोहल्स होते हैं, ठीक है, तो ये टॉक्सिक होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जो मदिरा पान करना, ठीक है, तो ये टॉक्सिक होते हैं। ऑफकोर्स ये जो हेल्थ को है तो कुछ ना कुछ तो डैमेज या नुकसान तो पहुंचाते हैं ज़्यादा लेने से या कम लेने से, ठीक है। एनीवे यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनकी जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो जो अल्कोहल्स होते हैं तो ये होते हैं टॉक्सिक बाय नेचर, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम कौन से पॉइंट के बारे में बात करें, 5th पॉइंट के बारे में बात करें। चलिए तो इस कहिए तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस पॉइंट को, ठीक है भाई। ये हो गया आपका 5th पॉइंट। तो अल्कोहल्स, ठीक है, अल्कोहल्स आर टॉक्सिक बाय नेचर और टॉक्सिक बाय नेचर, ठीक है भाई। अच्छा, हम अगर कंपेयर करना चाहें तो बेसिकली ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अगर हम सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें तो जो आपका मेथनॉल होता है, एक होता है एथनॉल, एक होता है मेथनॉल। तो बेसिकली जो मेथनॉल होता है एथनॉल के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक एंड पॉइजनस होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बेसिकली जो CH3OH होता है, CH3 इज मोर या हाईली पॉइजनस देन, ठीक है,
एथेनॉल C2H5OH। तो ये पार्ट आप दिमाग में रखें। इन जनरल जितने भी अल्कोहल्स होते हैं सभी के सभी ये टॉक्सिक होते हैं, परंतु अगर आपने मेथनॉल लिया हुआ इन कंपैरिजन तो एथेनॉल तो वो ज़्यादा पॉइजनस होता है, ज़्यादा ही टॉक्सिक होता है। तो ये हो गया कुछ सिलेक्टिव फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अब इसके बाद में आने वाली वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल।